तो हेलो गाइस, चलो। तो आज हम लेकर आ गए हैं चैप्टर 3 के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो पिछले दो क्वेश्चंस दो पे वीडियो में चैप्टर 1 चैप्टर 2 का मैंने दो दो पार्ट अलग अलग से बना दिया था। ठीक है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 3 का। तो स्टार्ट करते हैं। और ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 भी रहेगा। इसका दो पार्ट्स में हम कवर करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि हाईलाइटेड क्वेश्चन रहते हैं, पीओक्यूज रहते हैं कि पॉसिबल क्या होगा, आ सकते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। चलो। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि copper wire uniform cross sectional area carries a current of 3 एम्पियर 3.4 एम्पियर। तो मतलब आई दे दिया तुम्हें 3.4 एम्पियर। ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो वी डी कितना, 0.2 मिलीमीटर को हम क्या कर सकते हैं, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके। नेक्स्ट, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉपर वायर, नंबर डेंसिटी मतलब सिंपली एन का वैल्यू 8.5 इंटू 10⁻28। और ई का वैल्यू तो तुम्हें पता ही होगा, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन सब चीजों को कैलकुलेट करके हमें निकालना है एरिया। फॉर्मूला तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत इजी होगा। आई इक्वल्स टू एन ए वी डी ई। और इसको प्रोनाउंस और याद रखने के लिए इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टपोरी जैसा सुनाई देगा कि आई इक्वल्स टू नावड़े। ठीक है। तो ये जनरली हम मैं तो यूज करता हूँ ताकि बच्चे थोड़ा मजा रहे, तो याद भी रह जाए, मजा भी आता है थोड़ा सुनने में ऐसे ही। ठीक है। तो यहाँ से मुझे चाहिए ए। तो ए इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा, आई बाय एन वी डी ई। आई कितना, 3.4 डिवाइड बाय एन कितना, 8.5 10⁻28 इंटू जेट वेलोसिटी 0.2 10⁻³ इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19। अब इन सब चीजों को कैलकुलेट करना। ठीक है। देखो, कैलकुलेशन पार्ट होता है, थोड़ा कर लेना, लेकिन ट्रिक बता देता हूँ। पावर वाला पावर के साथ करना, पावर वाला पावर के साथ ऐसे कैलकुलेट करना, और ये नंबर नंबर आपस में मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी कर लो, तो ये आंसर तुम्हारा निकल के फाइनली आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.25 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये है हमारा एरिया अपना सेक्शन। ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इजी क्वेश्चन है, इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये 2024 में आया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी देख लेना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर एक्चुअली ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। वो बहुत थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो टॉपिक पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना। ठीक है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट फ्रॉम with a velocity vd in a conductor with potential difference v। मतलब vd एक कंडक्टर ले लो, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा vd, और इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है। तो पहले इन दोनों के रिलेशन क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। कंडक्टर केस में ना हमें पता है vd इक्वल्स टू ev बाय ml टाउ एवरेज। इलेक्ट्रॉन चार्ज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये रिलैक्सेशन टाइम, ये है ना वो पोटेंशियल। तो एक तरह का क्या है, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नहीं हो रहा। ठीक है। तो अगर मैं इसी प्रोसेस में जाऊं तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, वी डी वन बाई वी डी टू इक्वल्स टू वी वन बाई वी टू। इम्प्लाइज मुझे चाहिए क्या सेकंड केस में, मतलब वी डी टू चाहिए। तो वी डी टू चाहिए तो वी डी वन इंटू वी टू बाई वी वन। ओके। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और जो पोटेंशियल वो आगे जाके क्या हो गया है, v/2 हो गया, मतलब v2। तो vd का vd रहने देते हैं, v/2 ये हो गया, ये v तो v भी कट गया। तो क्या vd/2 नहीं आ रहा, मतलब vd2 जो सेकेंड केस में हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए वो आधा हो रहा है, क्योंकि ये पहले वैसे भी ट्रिक अप्लाई करो तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये वैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजें हमेशा
बढ़ा, ये बढ़ा तो वो बढ़ेगा, ये कम होगा तो वो कम होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ये मेथड में जाओ, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स अगर और कहीं पे ये एमसीक्यू है, अगर कहीं पे ये 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आ गया तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा प्रोसेस भी फॉलो करना होगा, नहीं तो वहाँ पे नंबर कट सकते हैं। सीबीएसई में स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स के हिसाब से मार्क भी होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 3 एमसीक्यू मैंने ले लिया डायरेक्टली, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या चक्कर है, ठीक है। मैं थोड़ा इंक चेंज करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है कि a wire of resistance are connected to an idle battery and that consume power P। मतलब एक रेजिस्टेंस वायर, ठीक है, ये होगा उसका एरिया, ये होगा उसका लेंथ, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। अब जब इसको कनेक्ट कर दिया गया बैटरी के साथ, तो ये कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, पी। लेकिन सेकेंड केस में हुआ क्या ना, इसको स्ट्रेच कर दिया गया, तो स्ट्रेच करते ही इसका लेंथ 12 हो गया और ये एरिया A/2 हो गया। तो इसका पहले निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस चेंज होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर, ये तो स्ट्रेचिंग तो डबल कर दिया गया, ये कह रहा है कि L12 हो गया। तो एरिया में चेंजेस क्यों किया आपने? देखो, अगर कोई कांस्टेंट चीज है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्वियसली अगर लेंथ में चेंज करोगे तो डायमेंशन में चेंज होगा। तो क्या लेंथ इंक्रीज होते एरिया डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना होता है ना। तो यहाँ पे आर डैश कितना होगा, रो L/2, सॉरी, 2L/A/2, मतलब ये कितना हो गया, 4 रो L/A, तो 4R ना। तो रेजिस्टेंस अगर 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है तो पावर का हल क्या होगा, P इक्वल्स टू V²/R, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो पावर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट्स व्हाई इफ R become 4R, then P will be P/4। ऑप्शन ए होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा ध्यान दो। करंट 0.8 एम्पियर, रेजिस्टेंस दे दिया 40, 1 मिनट तक फ्लो हो रहा है, तो हीट कितने जनरेट होगा। तो 47 में एच पूछा है, सिंपली फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करो तो ये वाला, क्या फटक से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया सब कुछ। तो आई स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर 40 इंटू 1 मिनट का होता है 60 सेकेंड। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद आंसर जो आएगा 31536 जूल, ठीक है। ये कैलकुलेट करके देख लेना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी। तीसरा वाला भी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान दो। मैं थोड़ा इंसेंस कर लेता हूँ। ये जो 48 नंबर पे ध्यान दो, ये कह रहा है तीनों बल्ब 200, 100 एंड 50 वाट का बल्ब, इनको लगाया गया सीरीज में, तो पावर कंजम्पशन बाय 50 वाट ज्यादा होगा। अब इसको कैसे चेक करोगे, देखो पावर उसमें ज्यादा होगा जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि P इक्वल्स टू हमें पता है I²R, क्योंकि ये सीरीज में है ना, तो आई कांस्टेंट रखना हो तो आई के हिसाब से जाएंगे, बीच पर तो नहीं डाल सकते। तो आर किसमें मैक्सिमम होगा वो कैसे पता चलेगा ना, हमें पता है, अगर इस बल्ब की निकालो तो हमें पता है P इक्वल्स टू V²/R। ये बल्ब का क्वेश्चन है, ये मैं बल्ब के लिए यूज कर रहा हूँ उनके रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो क्या V²/P नहीं होगा, क्योंकि हर एक बल्ब में एक्चुअली पावर के साथ ना, यहाँ पे देखो तो थोड़ा मार्क करोगे, यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो याद रखो एक बल्ब में ऐसे लिखा होता है कि 200 वोल्ट 50 वाट, मतलब उसका खुद का सारे प्रॉपर्टीज दे रखा होता है। तो जिसका जितना पावर कम उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा। तो पावर कम सबसे किसका, 50 का। तो क्या आर ऑफ 50 वाट बल्ब ज्यादा नहीं होगा, अगर उसका मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा तो क्या वो कंजप्शन करने वाला पावर
वो ज्यादा नहीं करेगा, तो पी मैक्स होगा 50 वाट के लिए। ट्रिक भी बताया था, याद रखना। इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल में मोर पी मोर ग्लो, ठीक है, बट इन सीरीज कनेक्शन मोर पी लेस ग्लो, ठीक है। अब सेकंड वाला तो एसेसन तो करेक्ट हो गया, चलो कोई बात नहीं। रीजन क्या कह रहे हैं, इन सीरीज सर्किट करंट इज द सेम थ्रू द ईच बॉल बट पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ईच पोल डिफरेंट। ये तो सही है, लेकिन ये क्या इसको जस्टिफाई कर रहा है, नहीं ना। तो रीजन भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन बी पे आ जाएगा आंसर, नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, चलो ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्स कनेक्शन ऑफ रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा अगड़म तिगड़म लग रहा है, नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अगर टेक्निक अप्लाई करो तो ये बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब जरा बताओ, ये क्या ह्यूस्टन ब्रिज की तरह दिख रहा है, साफ साफ ऐसे दिख रहा है क्या? नहीं ना। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज जो जनरली ये बीच वाला नहीं होता है, तो हमें पता। और ये भी ठीक है कि यहाँ पे अनकनेक्टेड वायर्स हैं, ठीक है, ठीक है, नॉट कनेक्टेड जो भी वो वायर्स वहां पे सिंबलाइजेशन किया गया है। तो अगर ये दो नहीं होते तो फटक से हम कह देते, लेकिन ये दो अभी हैं, तो क्या करेंगे? देखो, अगर ये कनेक्शन नहीं है तो क्या मैं इस वाले जंक्शन पॉइंट को क्या यहाँ पे ड्रॉ करके रीड्रॉ नहीं कर सकता? थोड़ा ये टेक्निक अप्लाई करके रीड्रॉ कर लेते हैं, फिर देखो तो क्या निकल के आता है। ये हो गया एक, अब ये हो गया दो, ये हो गया तीन, मतलब ये हो गया वही 20 वाला, ये 25 वाला, और ये 1 वाला, और ये टर्मिनल है ए, ये है बी, ठीक है। अब जो आगे वाला जो है ये पॉइंट ना, जो इधर आ गया है, तो इस तरफ से अगर देखेंगे तो क्या ये पॉइंट ऐसे नहीं दिखेगा? तो ये स्ट्रेट लाइन हो रहा है ऐसे, ऐसे नहीं दिखेगा। ये क्या हो गया 5 वाला पोजीशन, ये क्या हो गया 10 वाला पोजीशन, और इसके साथ कौन लगा है? 5, और उसके साथ 10, फिर यहाँ पे और दो, ये हो गया तुम्हारा 15, ये हो गया 30। अब ये चमगादड़ जैसा जो दिख रहा है, हालांकि नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो नीचे वाला चीज, ये पार्ट, ये पार्ट को अगर गौर करो तो ये पार्ट तुम्हें साफ साफ अब वेस्टर्न ब्रिज की तरह कहीं ना कहीं लग रहा है। तो इन दोनों का रेशियो इक्वल, अगर इन दोनों का रेशियो हो जाता है तो क्या ये पूरा का पूरा लाइन इनवेलिड नहीं हो जाएगा? यही तो है। चेक कर लेते हैं ना, 5/15 इक्वल हो रहा है ना 10/30 से, कंडीशन सेटिस्फाई, तो ये दो लाइंस कैंसिल। तो अभी अगर मैं फिर से रीड्रॉ करूं तो क्या ये सर्किट मुझे ऐसे नहीं दिखेगा? ये रहा 1, ये बी, ये दूसरा वाला लाइन, ये बी वाला लाइन, ये ए वाला लाइन, ये है 1 ओम, ये 25, ये है 20, ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया 10, सॉरी 10, और ये हो गया 15, ये हो गया 30। अब इजी करना तो बहुत ही आसान है, ये साफ साफ दिख रहा है। साफ साफ क्या दिख रहा है? ये रजिस्टर सीरीज 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 सीरीज, फिर तीनों पैरेलल। तो पहले इन दोनों का निकालेंगे, तो ये सिंपलीफाई करने के बाद कितना आएगा? ये तो 1। अब तीन सिंगल सिंगल बना लो, क्योंकि जो सीरीज में थे उनको मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। 25 25 45, ठीक है। ये 10 + 5 15, 30 + 15 45। अब अगर सॉल्व करो तो इन तीनों का क्या करेंगे हम लोग? पैरेलल। तो पैरेलल में कितना होगा?
Now 1 by R equivalent equals to 1 by 45 प्लस 1 by 15, और ये 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2, और एलसी आ गया 45, तो हो गया 2 प्लस 3, मतलब 5 by 45, तो 5 45 से कैंसिल, 9 1 by 9, मतलब इन तीनों का मिलके आ रहा है, मैं चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, इन तीनों का मिलके आ रहा है 9, और ये वापस इसके साथ सीरीज में, तो फाइनली आर इक्विवेलेंट हो गया 10, जो कि है आंसर। समझ आया कि नहीं? वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जगह मैंने मार्क किए हैं पॉइंट, थोड़ा लिखा हुआ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड है, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ये क्वेश्चन है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक है ना, वहां से, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 10 ओम रजिस्टर तो 27 डिग्री सेल्सियस पे वो मेजर हो रहा है, ठीक है, एक वायर का। अगर वो -73 डिग्री सेल्सियस पे चला जाए तो उसका जो रेजिस्टेंस कितना होगा, और कोफिशिएंट दे दिया तुम्हें 1.7 इंटू 10⁻⁴। मतलब यहाँ पे पहले ये जो टॉपिक के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला गिरेगा तुम्हारे दिमाग में आ ही जा रहा होगा, आर टी इक्वल्स टू आर नॉट होल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे ना, पहले गिवन देख लो। तो आर नॉट मतलब जो ऑलरेडी गिवन है 10, अल्फा कितना गिवन हो गया 1.7 -4, डेल्टा टी में क्या ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, -73 -27, तो ये हो गया -100। अब इन सब खेले को डालो वहां पे, तो आर टी इक्वल्स टू क्या, ये नहीं होगा 10 इंटू 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁴ इंटू -100, तो 10 इंटू 1 माइनस 100 से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या ये बन जाएगा ना 0.017, तो क्या ये नहीं हो जाएगा इतना 10 माइनस, तो ये हो गया पॉइंट जाएगा ना, तो 9.83 ओम, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, दैट मीन्स -73 डिग्री पे। ओके चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन 24 में, ठीक है।